Hello friends. So today we will discuss doctrine of harmonious construction. This topic is very important because it has already asked in IAS Mains 2019 along with principle of federal supremacy. So this topic should be understood by you in detail and there should be no doubt left in you related to this topic. So without doing much delay we will start this topic, understanding this topic. Now you already know that as per article 246 the legislative powers or the subjects are divided in three lists: union, state, and concurrent. So, union government is competent to legislate on subjects mentioned in union list. State here, अब इसमें क्या होता है, यूनियन एंड स्टेट दोनों competent हैं और इट मे बी पॉसिबल दैट यूनियन एंड स्टेट जो कानून बना रहे हैं दे कैन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर इन द सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट, स्टेट सॉरी कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कोई कानून अगर बन रहा है तो यूनियन बना रही है, स्टेट बना रही है, तो इट में हैपन कि दोनों रिपग्नेंट हैं या कॉन्फ्लिक्ट में एक दूसरे के साथ, इट में हैपन. तो इन दैट केस doctrine of harmonious construction will play a handy role and judiciary use this tool to harmoniously interpret the laws in such a way so as these laws will be no law can be declared null and void. All laws shall be enforced as maximum as possible or to the best possible. So how this doctrine of harmonious construction occurs, so we'll understand. इसके दो थंब रूल्स हैं डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के. पहले वो समझ लेते हैं फिर हम केस स्टडीज की बात करेंगे. डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि अगर दो कोई भी सेक्शंस हैं किसी लॉ के, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं या कोई भी दो कानून आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और कोर्ट के फ्रंट में वो केस आता है, वो कॉन्फ्लिक्टिंग जिसमें कोई दो कानून आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो कोर्ट विल अडॉप्ट दिस डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन to to harmoniously construct both the center as well as state law or whatever sections are in conflict. Court will try to harmoniously construct both the laws. Now how court will do that? So there are two thumb rules. पहला, interpretation in such a way so as to give effect to both separately, है ना. कोर्ट ऐसे इंटरप्रेट करेगा दोनों कानूनों को जिससे दोनों को इफेक्ट दिया जा सके, सेपरेटली इफेक्ट दिया जा सके, टू द बेस्ट पॉसिबल. इसमें लिख सकते हैं टू द बेस्ट पॉसिबल, दोनों को इफेक्ट देना है, यानी कि दोनों ही इम्प्लीमेंट किए जा सके, एनफोर्स किए जा सके, इस तरीके से हार्मोनियसली दोनों को कंस्ट्रक्ट करना है विदाउट डिक्लेयरिंग एनी लॉ और एनी सेक्शन एज नल एंड वॉइड. किसी को नल एंड वॉइड नहीं करना, किसी को आपको वो नहीं करना, किसी को आपको इलीगल डिक्लेयर नहीं करना, बट दोनों को ही इम्प्लीमेंट किया जा सके इस तरीके से इंटरप्रेट करना है. सो इंटरप्रिटेशन इज द कीवर्ड हियर, इंटरप्रिटेशन. एंड सेकंड, if it is not possible to give effect to them separately, अगर separately नहीं दिया जा सके effect, then courts shall try to harmoniously construct both. Court shall try to, just a minute. So court shall try to harmoniously construct both the laws together.
दो पॉइंट्स हैं। इंटरप्रिटेशन ऐसा करना है कि दोनों को इफेक्ट दिया जा सके, यानी कि दोनों को ही इन्फोर्स किया जा सके, और अगर पॉसिबल नहीं है दोनों को इफेक्ट देना सेपरेटली इफेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना, दोनों को, तब कोर्ट्स shall try to harmoniously construct both the laws together, यानी कि दोनों को हारमोनियसली इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, दोनों को एक साथ हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट करना है, दोनों को एक साथ हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट करना है. Then court shall try to interpret them in such a way so as to harmoniously construct both the laws together, both the contentious provisions together. ठीक है ना, इसमें दोनों को सेपरेट इफेक्ट देने की कोशिश कर रहा है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बोथ दी लॉज टुगेदर आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं. ठीक है, ये दो थंब रूल्स हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. बेसिकली क्या है, कोई भी दो कानून अगर आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको केस स्टडी से समझेंगे. फॉर एग्जांपल अगर सरकार जैसे सबरीमाला टेम्पल एंट्री थी, तो उसमें क्या है कि जो वुमेन थी उनको एंट्री बैन थी सबरीमाला में, अयप्पन टेम्पल में. तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 27 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि एवरी डिनोमिनेशन हैज़ द राइट टू मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर. रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये राइट है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकता है फ्रीली. ठीक है ना, सो दैट इज द फ्रीडम गिवन टू रिलीजियस डिनोमिनेशन. तो उन्होंने बोला कि वुमेन की एंट्री बैन है सबरीमाला में, तो ये हमारा राइट है कि हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो 26 ने हमें वो राइट दिया है. ओके, 26 ने हमें वो राइट दिया है. अब क्या है, वुमेन की क्योंकि एंट्री बैन है, तो वो कह रहे हैं कि हमें वो राइट दिया है, फंडामेंटल राइट है हमारा, और हम उनकी एंट्री बैन कर सकते हैं. अब कोर्ट के सामने आया कि अगर आप वुमेन की एंट्री रोकते हैं तो ये जो उनकी मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि एक तो राइट टू इक्वालिटी, दैट इज 14 को वायलेट कर रहा है. ठीक है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ को वायलेट कर रहा है. सेकंड, ये आर्टिकल 15 को वायलेट कर रहा है, जो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इसको वायलेट कर रहा है. एंड आर्टिकल 25 को वायलेट कर रहा है, जिसमें एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट इट्स रिलीजन ऑफ इट्स चॉइस, इसको वायलेट कर रहा है. तो ये कंटेंशन हो गया कि टेम्पल को भी वो, ट्रस्ट को भी वो राइट है, या डिनोमिनेशन को वो राइट है कि अपना रिलीजियस अफेयर को वो मैनेज कर सकते हैं, और आप किसी की एंट्री बैन कर रहे हैं तो आपको वो राइट है क्योंकि आपको 26 में दिया गया है. लेकिन वुमेन जिनको आप रोक रहे हो उनको भी राइट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उनका फंडामेंटल राइट है, और वो दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं. सो दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर. ठीक है, तो उसको आप समझते हैं इन थंब रूल से कि अब कोर्ट क्या करेगा. सबरीमाला, सो कोर्ट, व्हाट कोर्ट विल डू, सो कोर्ट will try to interpret them in such a way so as to give effect to both separately. उनको इस तरीके से इंटरप्रेट करेगा जिससे दोनों को इफेक्ट दिया जा सके. ठीक है ना, वो कैसे इंटरप्रेट करेगा, कोर्ट कहेगा कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ये अपहेल्ड है. ठीक है ना, ये तो इनको राइट दिया गया है, दैट कैन नॉट बी वायलेटेड. फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है ना, वो तो अपहेल्ड है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. एंड सेकंड, जो फ्रीडम ऑफ वुमेन टू फ्रीली प्रोफेस देयर रिलीजन, अपना रिलीजन प्रोफेस करने के लिए उनको फ्रीडम है.
सो वुमेन को भी फ्रीडम है। सो दोनों को सेपरेटली इफेक्ट दे दिया कोर्ट ने, दोनों को इंटरप्रेट ऐसे किया कि इनको भी रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं और ये भी फ्रीली प्रोफेस अपना रिलीजन कर सकते हैं। तो सेपरेट इफेक्ट एज बेस्ट एज पॉसिबल आपको देना है, तो ये पॉसिबल है, ये भी फंडामेंटल राइट, ये भी इनको अवेलेबल है। सो दोनों को सेपरेटली इफेक्ट दे दिया गया है, यानी कि दोनों आपस में इफेक्ट दे रहे हैं। बट नाउ बिकॉज दे आर वायलेटिंग विद ईच अदर, क्योंकि वुमेन की एंट्री इन्होंने बैन कर दी है। सो बिकॉज नाउ, सो सेपरेटली इफेक्ट तो दे दिया है, इंटरप्रेट ऐसे करना है कि सेपरेट इफेक्ट देना है, सेपरेट तो इफेक्ट दे दिया है। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि when this freedom to manage religious affairs comes into picture, then this, in the case comes before the Supreme Court, this fundamental right is getting violated. तो वो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव इफेक्ट टू देम सेपरेटली, ठीक है ना, दोनों को इफेक्ट तो दे दिया, बट जो केस है उसमें इनका एंट्री बैन है। सो दिस प्लस एंट्री बैन ऑफ वुमेन, सो एंट्री बैन ऑफ वुमेन एंड फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इनको सेपरेटली इफेक्ट दे सकते हैं? इन दोनों को नहीं दे सकते, क्योंकि वुमेन की अगर एंट्री बैन होती है तो ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है। सो दिस कैन बी गिवन इफेक्ट, बट व्हेन दिस कैन बी गिवन इफेक्ट, दिस कैन नॉट बी गिवन इफेक्ट, because if it is given effect, then this freedom of women to freely profess their religion is violated. So I'll write here, so I'll make two boxes: freedom to manage religious affairs, ठीक है। बैन एंट्री ऑफ वुमेन इन टेम्पल्स, इन टेम्पल, ठीक है। अब इन दोनों को इफेक्ट देना है सेपरेटली, तो सेपरेट इसको इफेक्ट दे दिया, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 226। बैन एंट्री ऑफ वुमेन इन टेम्पल, ये इसको इफेक्ट दिया जा सकता है? नो, इट कैन नॉट बी गिवन इफेक्ट, बिकॉज इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14, 15, 25। So this cannot be given effect separately, but this can be given effect. So court will now, if both cannot be given effect separately, then what should be done? What should be done? Then court will try to harmoniously construct both. So ये conflicting है, but harmonious construction अब करनी पड़ेगी। So harmonious construction court कैसे करेगी? Court कहेगी कि freedom to manage religious affair is subject to, ये जो है फ्रीडम जो है ये सब्जेक्ट टू है, मतलब कुछ सेफगार्ड्स हैं या कुछ कंडीशंस हैं जो मीट होंगी तभी ये अप्लाई करेंगे, यानी कि समझ रहे हो, ये मीट होनी चाहिए। यानी कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर जो है आपको मिल रहा है, बट इट इज सब्जेक्ट टू, यानी कि ये राइट जो हम नीचे लिख रहे हैं ये वॉयलेट नहीं होना चाहिए, इट इज सब्जेक्ट टू। सो इट इज सब्सिडरी ऑफ दिस वन, इज सब्जेक्ट टू प्रिवेंशन, यस, इज सब्जेक्ट टू एंट्री ऑफ एनी सेक्शन ऑफ हिंदू, any section is subject to entry in temple
टू ओपन एंट्री इन टेम्पल ऑफ एनी सेक्शन ऑफ हिंदूज, क्योंकि आर्टिकल 25 में ये लिखा है सेक्शन ऑफ हिंदूज, है ना। तो किसी भी वुमेन को आप एंट्री बैन नहीं कर सकते, ये हमारे आर्टिकल। सो दिस इज सब्जेक्ट टू, सो व्हेन यू आर reading this freedom to manage religious affair, that is article 26, so that is subject to open entry of any section of Hindus in temple. So Hindus, entry of Hindus, it is you can say it holds primacy over freedom to manage religious affair. So first, code will try to interpret them in such a way so as to give effect to both of them separately. Separately effect देने की कोशिश करेगी। तो separately तो effect नहीं दे सकते, इसको तो आप दे दिया, but इसको नहीं दे सकते effect, because it is violating these articles. Now harmoniously construct ऐसे करना है दोनों को together कि उनको हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट करना। अगर नहीं दे सकते तो कि दोनों आपस में ही उनको कंस्ट्रक्ट कर दिया, उनको आपस में लिंक कर दिया, उसको इस तरीके से किया कि दोनों लॉज अपहेल्ड हो गए, यानी कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, ये अपहेल्ड हुआ। ये तो अपहेल्ड है ही है ऑब्वियसली, वो अपना मैनेज कर ही सकते हैं, बट दिस बैन एंट्री ऑफ वुमेन इन टेम्पल बिकॉज इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14, 15 एंड 25. So freedom to manage religious affairs is subject to open entry in temple of any section of Hindus. So then this entry of Hindus holds primacy over freedom to manage religious affairs. So दोनों को हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट कर दिया इस तरीके से कि किसी की भी एंट्री आप बैन नहीं कर सकते. So that is subject to, आपकी फ्रीडम सब्जेक्ट टू है इन उसमें. So these are the conditions. So thus separately आप दोनों को अगर आप सेपरेटली अगर आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे तो आप हार्मोनाइज नहीं कर सकते. तो हार्मोनाइज करने के लिए आपको दोनों स्टैट्यूट्स को मिलके पढ़ना पड़ेगा. सो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट देम टुगेदर, ठीक है. यू शुड नॉट इंटरप्रेट देम इन आइसोलेशन. So you should read them as a whole. आपको दोनों को साथ में पढ़ना होगा. तो आप इसका बेसिक तरीका यही है कि दोनों को मिला दो और उनको फिर रीजनेबल ग्राउंड से रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना, फ्रीडम टू मैनेज. सो फ्रीडम है आपको, बट वो रेस्ट्रिक्ट है ऑन द रीजनेबल ग्राउंड की आपको ओपन एंट्री करनी पड़ेगी टेम्पल में सभी सेक्शन ऑफ हिंदूज में के लिए. So entry primacy holds primacy. So you have to give entry to each and every section of Hindus subject to. So freedom to manage is subject to entry of every section of Hindus in the temple. ठीक है. तो इस तरीके से कोई भी दो प्रोविजंस जो कि कॉन्फ्लिक्ट हों, आपस में कॉन्फ्लिक्ट करें, तो आप क्या करें, उन दोनों को टुगेदर मिला दें और टुगेदर एक इस तरीके से इंटरप्रेट करें कि दोनों को मिला के आप उस स्टैट्यूट को ऐसे समझें कि दोनों को मिलाएं, दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज को, और उनको हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट कर दें एक साथ. और फिर वो जो कंस्ट्रक्टेड जो लॉ होगा हारमोनियसली दोनों को मिला के जो बनेगा, दैट विल बी द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट एंड दैट विल देन बिकम अ लॉ. सो वो कानून बन जाएगा. तो दो जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो ए और बी कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उसकी जगह A प्लस बी जो कोर्ट ने मिलाया है, तो देन दिस बिकम्स अ लॉ. ये कानून बन जाएगा. ठीक है. अब इसको एक दो केस स्टडी से हम समझ लेते हैं हार्मोनियसली कंस्ट्रक्शन. तो कोर्ट हमेशा यही करता है जब भी कोई भी यूनियन एंड स्टेट लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो कोर्ट एकदम नहीं उसको डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देता किसी कानून को. सो कोर्ट फर्स्ट ट्राई टू हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है कोर्ट, कि दोनों साथ में इफेक्ट दिया जा सके. मतलब वो अपने स्फेयर में वो भी कानून भी काम हो करे, यानी कि
रिलीजियस अफेयर को भी अपहेल्ड कर दिया कि आप रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में वुमेन को भी बोला कि आपकी भी एंट्री पॉसिबल है, यानी कि दोनों को कंस्ट्रक्ट कर दिया हारमोनियसली। तो इस तरीके से कोर्ट यूनियन एंड स्टेट लॉज को अगर कॉन्फ्लिक्टिंग है तो उनको कंस्ट्रक्ट करता है। इसको बहुत एक अच्छा केस स्टडी है, उसके हिसाब से हम इसको समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी, है ना। ये हमेशा से आपको पता है कि सिंस द इंसेप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स, so there are various instances when the fundamental rights are in conflict with the directives of principles of state policy. So when the state tries to implement the directive principles of state policy, so some fundamental rights got violated, and due to that the case comes before the Supreme Court, and then Supreme Court has taken a decision and try to harmoniously construct and blah blah blah. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहला आया चंपाकम दोराईराजन, ये आया था केस 1951 में, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या हुआ था, सो चंपाकम दोराईराजन केस में क्या हुआ था, एक लेडी चंपाकम दोराईराजन ने बोला कि बेसिकली क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया था, साउथ मद्रास तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तो ये लेडी ने बोला कि इससे मेरा आर्टिकल 15 वायलेट हो रहा है जो मुझे मिला है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, है ना, और आप कर रहे हैं कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ये वायलेट हो रहा है आर्टिकल 15। बट गवर्नमेंट ने बोला कि हम आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फंडामेंटल, और इसलिए फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, जिसमें 46 में बोला गया है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इन दी बेस्ट इकोनॉमिक पॉसिबल, जो भी उसकी एज पर इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। ये बोला गया है आर्टिकल 46 में। अब आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने आर्टिकल 15 को वायलेट किया, ये गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट हैज स्पेसिफिकली सेड दिस। तो कोर्ट ने इसको जो ये रिजर्वेशन था इसको रद्द कर दिया। कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स होल्ड प्राइमेसी ओवर डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स होल्ड प्राइमेसी ओवर डीपीएसपी। एंड फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो डीपीएसपी शुड ऑलवेज रन एज सब्सिडरी टू फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट शुड ऑलवेज प्रिवेल ओवर डीपीएसपी, ये कोर्ट ने बोला। बट कोर्ट ऑल्सो सेज दैट बाय मीन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोर्ट गवर्नमेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट ने लेकिन ये पावर दी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के माध्यम से आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, बट टिल द टाइम यू हैव नॉट अमेंडेड द फंडामेंटल राइट, इट इज़ द फंडामेंटल राइट विच विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर डीपीएसपी। तो ये चंपाकम दोराईराजन में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ एफआर और डीपीएसपी में। तो तब तक इनका हारमोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, ठीक है ना भाई। दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। सो व्हेन बिकॉज दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, तो कोर्ट ने दोनों को इफेक्ट देने की कोशिश की। तो कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को भी आपको वो करना है और डीपीएसपी भी इम्प्लीमेंट करना है, बट द फंडामेंटल राइट्स
हमेशा प्रिवेल करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट हारमोनियसली कंस्ट्रक्शन नहीं किया कोर्ट ने, यानी कि फंडामेंटल राइट शैल ऑलवेज प्रिवेल ओवर डीपीएसपी इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। तो डीपीएसपी को सब्सिडरी कर दी गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने। सो व्हाट इज द आफ्टरमैथ ऑफ दिस केस? गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंट द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, जिसमें 15(4) उन्होंने इंसर्ट किया था कि whatever is there in Article 15 shall not prevent the state from implementing any provision for the welfare of weaker sections or backward class sections of the society, including the scheduled caste and scheduled tribe। ठीक है ना, ये 15(4) इंसर्ट किया। तो ये इसके माध्यम से कोर्ट ने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से कोर्ट ने बोला था कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया। ठीक है, अब इसको भी चैलेंज किया गया था शंकरी प्रसाद में, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को अपहेल्ड कर दिया था और बोला था कि अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13(2)। के में जो लॉ दिया गया है जिसमें फंडामेंटल राइट आप वॉलेट नहीं कर सकते या अमेंड नहीं कर सकते, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ लॉ। ठीक है ना, वो बोला था, दैट इज सेपरेट थिंग। अभी तो हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, एक तो ये था, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने 4th अमेंडमेंट भी दिया 1955 एंड 17th अमेंडमेंट भी दिया, 17th अमेंडमेंट, और 1964। तो इनके माध्यम से गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से आप फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकते हो। उसके बाद आया गोलकनाथ केस, वी विल सी द गोलकनाथ केस। गोलकनाथ में क्या बोला कोर्ट ने? कोर्ट ने बहुत ही आर्बिट्रेरी डिसीजन दिया था इसमें और बोला था दैट द गवर्नमेंट हैज नो राइट और अथॉरिटी टू अमेंड द फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग बाय मींस ऑफ इनेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भी आप अमेंड नहीं कर सकते। सो उन्होंने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट, सैक्रोसैंक्ट, तो वो हमेशा डीपीएसपी, मतलब इनका तो कद और ऊंचा हो गया डीपीएसपी से 1967 में। सो गवर्नमेंट ने फिर वो क्या नाम है इसका 24th एंड 25th अमेंडमेंट लेकर आई थी गवर्नमेंट। 24th में उन्होंने 13 और 368 को अमेंड कर दिया था और ये बोल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको, वो जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है और उसके माध्यम से गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। और अनलिमिटेड पावर 368 में दी थी, अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, कि वो कुछ भी अमेंड कर सकती है, एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो 24th में दे दिया। और 25th में इन्होंने 31C इंसर्ट कर दिया था, जिसके माध्यम से इन्होंने 39B एंड 39C को वो कर दिया, 14, 19 और 31 के प्राइमेसी कर दिए। 39 ये है डीपीएसपी गवर्नमेंट ने, और ये है फंडामेंटल राइट। 39B मैंने पहले ही बता दिया था लास्ट लेक्चर में। 39B इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड एंड दिस प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो दिस इज 39B एंड C। इसको आपको प्राइमेसी दे दी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 31C के माध्यम से, वो इंसर्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, केशवानंद भारती की, सीधी केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस 1973। इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ले आई थी कोर्ट ने। इसमें 2-3 चीज़ें बोली थी, काफ़ी वाइड डिसीजन था, बट इसमें जो भी समझने के लिए ये है कि कोर्ट ने बोला था
कि 39B एंड 39C को जो प्राइमेसी है उसको अपहेल्ड कर दिया था। 31C का फर्स्ट प्रोविजन एंड 2 प्रोविजन, 2 प्रोविजन थे इसमें। 39B एंड 39C को जो प्राइमेसी दी गई थी उसको अपहेल्ड कर दिया था, उसको अपहेल्ड कर दिया था और दिस 2 प्रोविजन को नल एंड वॉइड कर दिया था। 2 प्रोविजन में जुडिशियल रिव्यू की पावर टेक अवे करने की कोशिश की गई थी, तो वो तो नल एंड वॉइड कर दिया था। फर्स्ट प्रोविजन को अपहेल्ड कर दिया था 39B and C। सो गवर्नमेंट कैन मेक एनी लॉ इम्प्लीमेंटिंग 39B and C irrespective if it is violating any fundamental rights। तो प्राइमेसी दे दी थी केशवानंद भारती केस में, इसको अपहेल्ड कर दिया था। ठीक है। और एक डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और कोर्ट ने ये भी बोला था कि यू कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स बाय वायलेटिंग द बेसिक बाय इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सो यू कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। बट एक डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था दैट यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप वायलेट नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को आप टेक अवे नहीं कर सकते। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर कोर्ट ने डिफाइन कर दिया, कुछ डिफाइन किया था उसमें, और धीरे धीरे और केसेस में इसने ऐड किए हैं कुछ प्रोविजंस बेसिक स्ट्रक्चर में। एंड दिस बेसिक्स डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये जो है दैट इज हाँ, सो एक डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था कोर्ट ने 1973 में। उसके बाद गवर्नमेंट ने 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से गवर्नमेंट ने जो ये 39B and C को ही केवल प्राइमेसी दी गई थी, बोल दिया था कि टू इम्प्लीमेंट एनी फंडामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स you can enact constitutional amendment act even if it is violating any fundamental right। so जो 39B और C को दिया गया था प्राइमेसी, तो 42nd में बोला कि सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्राइमेसी दे देते हैं। तो इन मिनर्वा मिल्स केस, उसके बाद आया मिनर्वा मिल्स केस 1984। So this is where the harmonious construction has come into picture। इसने क्या किया, 42nd का ये जो प्रोविजन था 1976 का ये जो प्रोविजन था टू गिव प्राइमेसी टू DPSP ओवर फंडामेंटल राइट्स, इसको नल एंड वॉइड कर दिया मिनर्वा मिल्स केस में। और हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन FR एंड DPSP को बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया। तो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी वायलेटेड, सो ये वायलेट नहीं किया जा सकता। हार्मोनियस बैलेंस, दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर इस इन मिनर्वा मिल्स केस में। तो इस मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP शुड बी हार्मोनियसली कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे सो एज टू गिव इफेक्ट टू देम टुगेदर। इस तरीके से इनको कंस्ट्रक्ट करना है कि इनको एक साथ इफेक्ट देना है। ठीक है, सेपरेटली आप इफेक्ट दे सकते हैं, ऑब्वियसली सेपरेटली तो आप इफेक्ट दे ही सकते हैं। आप इस तरीके से दे सकते हैं कि फंडामेंटल राइट और आपस में दोनों कॉन्फ्लिक्ट ना करें, या फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है सेपरेट इफेक्ट देना, तो आपको इस तरीके से दोनों को आपस में ये देना है कि बोथ शुड वर्क टुगेदर। इस तरीके से आपको दोनों को हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसने बोला कि देयर शुड बी हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन FR एंड DPSP। तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि द गवर्नमेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स टू इम्प्लीमेंट एनी DPSP सो फॉर एज द बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी वायलेटेड। तो इस तरीके से आप अमेंड करेंगे फंडामेंटल राइट्स को, या आप DPSP को इम्प्लीमेंट करेंगे even if it is violating fundamental rights, then that will be upheld by the court in so far as the basic structure should not be violated। basic structure violate नहीं होनी चाहिए। तो दोनों को कंस्ट्रक्ट किया, दोनों को आपस में लिंक कर दिया कि दोनों को आपको, यानी कि DPSP को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना। इस तरीके से आपको DPSP इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने पहले सबरीवाला में बताया था कि आप फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स डेफिनेटली आप कर सकते हो,
बट दैट इज सब्जेक्ट टू ओपन एंट्री ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ हिंदूज टू द टेम्पल, मतलब आपको ओपन करना पड़ेगा, उसको सब्जेक्ट है। सिमिलरली अब उसमें क्या था ना कि आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, वुमेन का रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, दैट इज फ्रीडम टू मैनेज तो अपहेल्ड गवर्नमेंट ने कर ही रखा था, कोर्ट ने कर रखा था, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। बट क्योंकि वुमेन की एंट्री से उनके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा था, तो कोर्ट ने दोनों को रिकंस्ट्रक्ट किया, तो किसी को भी इनवैलिड नहीं किया, और रिकंस्ट्रक्ट इस तरीके से किया कि दोनों आपस में मिल गए, दोनों को आपस में इंटरप्रेट इस तरीके से किया तो कि दोनों आपस में मिल गए, और जब मिल गए तो दोनों को इफेक्ट मिल गया, यानी कि वुमेन को भी एंट्री मिल गई और फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स भी हो गया, दोनों इंप्लीमेंट हो गए। वो भी कर सकते हैं, फ्रीडम भी है रिलीजियस अफेयर, और वुमेन को भी एंट्री मिली। बट अगर फ्रीडम हो रही है तो दैट इज सब्जेक्ट टू एंट्री ऑफ वुमेन और एंट्री ऑफ एनी सेक्शन ऑफ हिंदूज, दैट इज सब्जेक्ट टू, कि फ्रीडम आप कर सकते हो लेकिन आप वुमेन की एंट्री नहीं रोक सकते, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। सिमिलरली आप डीपीएसपी को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे गोलकनाथ ने बोला आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, सॉरी डीपीएसपी को आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते इफ़ यू आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स इवन बाय वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो सैक्रोसेंट कर दिया था फंडामेंटल राइट्स। बट मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने बोला कि आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट डीपीएसपी को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को वायलेट करना है, आप कर सकते हो, बट अब दोनों को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते, और जो हारमोनियस बैलेंस है ना वो मेंटेन होना चाहिए। वो कैसे मेंटेन होगा कि आप डीपीएसपी को जरूर इम्प्लीमेंट करें, बट जो मीन्स है फंडामेंटल राइट का वो आप उसको इस तरीके से, मतलब मीन्स शुड नॉट बी वायलेटेड, और मतलब मीन्स वायलेट नहीं होने चाहिए। आप डीपीएसपी को जरूर इम्प्लीमेंट करें, और इवन इफ दी मतलब यू ट्राई टू नॉट टू वायलेट द मीन्स, इवन इफ सम मीन्स आर गेटिंग वायलेटेड बट द बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी वायलेटेड। तो दोनों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई कि डीपीएसपी भी इम्प्लीमेंट हो जाए और फंडामेंटल राइट भी वायलेट ना हो, बट अगर होता है बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट ना हो, तो एक इज सब्जेक्ट टू वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वो एक इन्होंने कंडीशन डाल दी। तो दैट इज द हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कि दोनों को इम्प्लीमेंट कर सकें, दोनों आपस में अपहेल्ड हो, इनकी डीपीएसपी भी अपहेल्ड हो और फंडामेंटल राइट भी अपहेल्ड हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट ना हो, तो दोनों को आपको करना है। सिमिलरली सबरीमाला में इन्होंने किया कि फ्रीडम भी है आपको रिलीजियस अफेयर मैनेज करने की, और आपको एंट्री भी आपको मिले सेक्शंस को, और एंट्री को आपको प्राइमेसी देनी है, यानी कि दोनों फ्रीडम है, वुमेन को भी फ्रीडम है और रिलीजियस अफेयर्स को भी फ्रीडम है अपना रिलीजन मैनेज करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको यही, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इन विच द कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन शुड बी कंस्ट्रूड टुगेदर इन सच ए वे सो एज टू गिव इफेक्ट टू देम, दोनों को इफेक्ट देना है टुगेदर, दोनों को इफेक्ट दे दें, दोनों को इफेक्ट दिया जा सके। ठीक है, तो दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इतना बहुत है समझने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेक डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, आई थिंक ये रहता है अभी, दैट्स अ स्मॉल 5-minute लेक्चर, एंड देन आई विल टेक दी फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, उसके बाद मैं पॉलिटी के कुछ लेक्चर्स लूँगा, जो बेसिक के लिए कुछ लेक्चर्स लेंगे, पॉलिटी का बेसिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, विद दिस आई विल थैंक यू ऑल, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर को लाइक करें। थैंक यू सो मच।